हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे एसओ एग्ज़ाम के बारे में, जो हाल में ही 22 मई को कंप्लीट हुआ है। पूरा मतलब एग्ज़ाम आयोजित करा गया था उसका। उम्मीद थी कि मई के लास्ट वीक में ही, जैसा कि यूपीपीएससी का रिकॉर्ड रहा है, कि आंसर की आ जाएगी, लेकिन आंसर की में काफ़ी समय लगा। मतलब जितना समय लगना नहीं चाहिए था उससे ज़्यादा लग चुका है। तो उसके पीछे के रीजन्स पे हम बात करेंगे, कब तक आंसर की आ सकती है, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है और जॉइनिंग वगैरह कब तक हो सकती है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। चर्चा का आधार हवा हवाई नहीं है, कुछ अलग अलग जगह से कुछ जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा किया है, जिसमें वो मेरे मित्र जो अर्धम संख्या विभाग में कार्यरत हैं, उनकी भी कुछ गाइडेंस इसमें शामिल है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो उनको इस समय नहीं पता है, क्योंकि उनके अपने अपने विभाग का ही पता है कि हाँ, उनमें कर्मचारियों की शॉर्टेज है, सहायक सांख्यिकी अधिकारियों की ही शॉर्टेज है इसमें। लेकिन बाकी ओवरऑल अगर वो कहें तो इतना ज़्यादा नहीं है। तो बाकी चैनल से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें जो जो पहला यहाँ हमें डिस्कस करना है वो ये है कि जो डीबी है आपकी, उसके लिए सबसे पहले जो रिजल्ट आपका घोषित होगा वो डीबी के लिए होगा। मतलब पूरा डायरेक्ट 904 के लिए इकट्ठे नहीं आ जाएगा। पहले 18 साढ़े 1800 बच्चे, मान लीजिए अप्रॉक्स 2000 बच्चे डीबी के लिए बुलाए जाएंगे, और उसके बाद में आपका अंतिम चयन परिणाम आएगा। तो ये कब तक एक्सपेक्टेड है, तो इसके पहले तो हम ये चर्चा कर लेते हैं कि आंसर की कब तक आ सकती है। तो आंसर की इतना लेट क्यों हो रही है उसके बारे में आपको बताऊँ। आंसर की लेट होने की जो एकमात्र वजह और सबसे बड़ी वजह है ना, वो है एएनएम वाली वैकेंसी। अब आप देखें तो एएनएम वाली वैकेंसी आई है वो 2021 में ही आई है, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज प्रायोरिटी और गवर्नमेंट को किस वैकेंसी की ज़्यादा नीड है। जैसे अब स्वास्थ्य महकमे में कम है इस समय, एम्प्लॉइज़ काफ़ी कम है, और परमानेंट पोस्टों पे तो वास्तव में बिल्कुल कम है। तो स्वास्थ्य महकमे को जो है ज़्यादा जल्दी ज़रूरत थी इसकी, एम्प्लॉइज़ की। तो इस वजह से क्या है कि उनकी वैकेंसी जल्दी जल्दी निपटाई जा रही है। तो एएनएम का आप देखें कि 2021 में आई थी, उसके बाद में अभी पेपर 8 मई को हुआ, और 8 मई को पेपर होने के बाद में उसका आंसर की रिवाइड आंसर की विदिन 1 वीक जारी हो गया। इसमें उसका डीबी चल रहा है, 9 तारीख से उसका डीबी शुरू हो गया है, 18 तारीख को उसका डीबी कंप्लीट हो जाएगा। मजे की बात देखिए कि 17,000 के आसपास बच्चे हैं, और उनका डीबी लगभग 8 दिन में शायद कंप्लीट हो रहा है उनका डीबी। तो बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही 18 तारीख को उनका डीबी कंप्लीट होता है, तो जून के लास्ट वीक तक ही इनका अंतिम चयन परिणाम आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है उत्तर प्रदेश का, वो महानिदेशालय है, उनको एम्प्लॉइज़ की इमीडिएट बेसिस पे ज़रूरत थी। तो इसलिए शायद शासन से भी ये था कि ये वाली वैकेंसी एटलीस्ट आप जल्दी से जल्दी क्लियर करें। तो और उसमें पद भी चूँकि ज़्यादा थे, तो यूपीपीएससी के नाम भी क्रेडिट जुड़ जाएगा कि इतने पदों को हमने फाइनल कर दिया, इतने लोगों को हमने नौकरी दे दी, 9212 लोगों को। और जैसे ही ये वैकेंसी फाइनल होती है, जैसे एक वैकेंसी फाइनल होती है, तो आयोग के ऊपर से उसका प्रेशर पूरी तरह से हट गया होता है, क्योंकि आयोग का काम है कि कितना है कि एग्जाम कंडक्ट कराएं, डीबी कराएं, उसके बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित करके संस्तुत कर दें उस विभाग को जिसके लिए वैकेंसी निकाले थे। आगे का जिम्मेदारी उसका मतलब ज्वाइनिंग लेटर वगैरह निकालना, ज्वाइन कराना, ऐसे वो इस विभाग की जिम्मेदारी होती है, वो यूपीडब्ल्यूएससी की जिम्मेदारी नहीं होती। तो जैसे ही ये वाली वैकेंसी क्लियर होती है, मान लीजिए जून के लास्ट वीक तक, तो यूपीडब्ल्यूएससी के पास फिर बाकी जो जितने मतलब एग्जाम इन्होंने कराए हैं उनका आंसर की देने का, उनका रिवाइड आंसर की देने का, कॉपी चेक करके उनका रिजल्ट देने का, यही अगला काम होगा। क्योंकि नए विज्ञापन इधर बहुत ज़्यादा आने वाले नहीं हैं। आप देख लीजिए, नए विज्ञापन में आपका यूडी एलडीए ही इधर आया है, बाकी कौन नहीं आया। बाकी सब एग्जाम कंडक्ट होने हैं, उनका आंसर किया आना है, रिवाइड आंसर किया आना और रिजल्ट आना है। बाकी नए विज्ञापन अब वही पीटी 2022 वाला जो आएगा ना, उसके बाद ही आना है, सितंबर के बाद में ही। तो इसलिए आपका जो एसओ एग्ज़ाम है, इसकी बमुश्किल 5200 से 5500 लोग इसमें बैठे हैं। तो एक बार रिवाइड इसकी आंसर की आने के बाद में रिवाइड आंसर की शायद 1 वीक या 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। और रिवाइड आंसर की जैसे आपकी आ जाती है, उसके बाद में कॉपी आपकी चेक होनी शुरू हो जाती है। OMR से कॉपी चेक होनी है, तो वो मुश्किल 5500 कॉपियाँ, 5500 तो मैं मैक्स मान रहा हूँ, इतने नहीं बैठे हैं, 52-5300 बच्चे बैठे हैं एग्जाम में। तो 52-5300 बच्चों की कॉपियाँ चेक करने में अगर आप देखें तो कितना समय लगेगा, 2 दिन। अगर बहुत तेज़ नहीं चेक हो रहा हो, जिसको कहते हैं ना कि लेमैन वाली स्टाइल में अगर चेक हो रहा हो, तो 2-3 दिन में चेक हो जाएंगी इतनी कॉपियाँ। और एक बार चेक होने के बाद में फिर सिस्टम में वो नंबर फीड करना है, और डीबी के लिए रिजल्ट की घोषणा कर देनी है कि इतने बच्चे एलिजिबल हैं डीबी के लिए। उसके बाद में 1800 बच्चों की डीबी करानी है इनको। 1800 जो यहाँ 18,000 बच्चों की डीबी 9 दिनों में हो जा रही है। तो हम एसओ से इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एएनएम वाले वैकेंसी की प्रायोरिटी शासन से भी था कि इस महकमे में थोड़ा एम्प्लॉइज़ की कमी है, तो इसको जल्दी कर दीजिए। शायद ये था, ये बात आई भी थी, इसीलिए इतना इमीडिएट बेसिस पे उसको सब कुछ किया गया। लेकिन फिर भी लगभग 10 दिन के अंदर तो डीबी हो ही जाएगा आप लोगों का। 1800-2000 लोगों का जो एसओ का डीबी कराना होगा इनको। 1800 से ज़्यादा तो ना ही बुलाएंगे। अब आप ये सोच लीजिए कि 5500 में 1800 बच्चों को डीबी के लिए बुलाना है। तो अभी हमने कट ऑफ के लिए एक वीडियो बनाया है, आप देखेंगे तो उसमें जो मैंने प्रेडिक्ट किया है, शायद जो कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट किया है उससे भी कम जाए, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ये कहानी है कि बच्चे ही नहीं थे इसमें। और ये जो बैठे भी हैं अभी 5,500 के आसपास बच्चे बैठे भी हैं, उसमें भी सबके पास वो एसेंशियल एलिजिबिलिटी नहीं है। मतलब जितनी एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 चीज़ें आपको पालन करनी है, जो मास्टर डिग्री प्लस वैलिड कंप्यूटर डिप्लोमा। बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हैं जो रिटर्न में अच्छा कर ले जाएंगे, लेकिन उनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको तो डीबी बाहर हो ही जाना है। तो ये हो गया कि कब तक ये आपका आएगा, तो अगस्त के आसपास मेरा जो अनुमान कह रहा है कि अगस्त 2022 तक आपका डीबी वाला रिजल्ट आ जाएगा। अगस्त के सेकंड वीक ले लीजिए, सेकंड वीक के आसपास तक डीबी वाला रिजल्ट आ जाएगा। और आपका डीबी अगर कहें तो शायद
पीटी के पहले करा लें तो ठीक है, चूँकि पीटी एक बड़ा एग्जाम है, तो अगर डीबी होना होगा आपका तो ये अगस्त के लास्ट वीक तक करा लेंगे, नहीं तो फिर पूरा सितंबर आपका एटलीस्ट 18 सितंबर तक का डीबी नहीं होगा, जो पीटी के एग्जाम का डेट है, क्योंकि पीटी बहुत बड़ा एग्जाम है, 18-20 लाख बच्चे कम से कम उसमें बैठेंगे, मिनिमम इतना तो बैठेंगे ही। तो फिर 1 सितंबर से 18 सितंबर के बीच तो मुझे नहीं लगता कुछ नया चीज़ होने वाला है, एग्जाम का ही आयोजन होगा। तो जैसे आपका अगर डीबी कराना है इनको, तो अगस्त के लास्ट वीक तक करा लेंगे, और उसके बाद 18 सितंबर बीतने के बाद में फिर ये पुरानी वैकेंसीज पेंडेंसी, जैसा कि आयोग के सदस्य का कहना है, इनको क्लियर करना है। तो फिर डीबी का रिजल्ट जैसे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में घोषित कर दें, तो डीबी का रिजल्ट घोषित करने का मतलब क्या हुआ कि फाइनल रिजल्ट आ गया आपका डीबी के बाद में जो रिजल्ट आया। तो फाइनल रिजल्ट अक्टूबर फर्स्ट या सेकंड वीक में एक्सपेक्टेड है, और फिर ज्वाइनिंग दिसंबर के आसपास, आप मान लीजिए दिसंबर जनवरी के आसपास। अब ज्वाइनिंग में ये भी एक है कि वो डिपार्टमेंट वाइज भी वेरी करता है ज्वाइनिंग की, कौन से डिपार्टमेंट को कितना जल्दी या कितने मैन पावर की ज़रूरत है, कितने लोगों की, कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है, किस हिसाब से। जैसे इस समय देख लीजिए कि परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की वैकेंसी है एएनएम, मतलब स्वास्थ्य विभाग की, तो उसको इतना जल्दी से करा रहे हैं। तो इसमें भी आपके सहायक सांख्यिकी अधिकारी में भी तो सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी के जो 623 पद हैं 904 में से, उसमें से 620 पद जो हैं वो महानिदेशक परिवार कल्याण मंत्रालय के ही हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी आता है। तो शायद चूँकि स्वास्थ्य विभाग को इतने एम्प्लॉयज़ की इमीडिएट बेसिस पे जरूरत है, तो शायद इसीलिए इनका डीबी वगैरह जल्दी कराएं, या और रिजल्ट घोषित होने के बाद इनकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए। एटलीस्ट सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी वालों का वो जो 620 पोस्ट है, तो उनके ज्वाइनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे में भर्तियाँ बड़े इमीडिएट बेसिस पे की जा रही हैं। अभी कोविड का दौर है, या और भी कई सारे कारण हैं, स्वास्थ्य विभाग में वास्तव में अभी एम्प्लॉयज़ की कमी है। तो डीबी के लिए संख्या आप ये देख लीजिए कि कितने लोग चुने जाएंगे, तो 1850 के आसपास मेरा अनुमान है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो 1900, 2000, बस इससे ज़्यादा नहीं। और मतलब दुगना, आप कहेंगे दुगना से ज़्यादा, क्यों दुगना तो 1808 ही हुआ, तो दुगना से ज़्यादा ये कि कई बार जो कट ऑफ घोषित होता है ना, तो अब टोटल कितने कट ऑफ आपके घोषित होंगे, 4 दूनी 8 कट ऑफ, मतलब 5 दूनी 10 कट ऑफ मान लीजिए, 5 वर्टिकल कट ऑफ और 5 हॉरिजॉन्टल कट ऑफ। तो एक कट ऑफ पे अगर 5 लोग भी हों तो 10 बचे 50-60 लोग तो ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पे रहते हैं, वो ले लिए जाते हैं। तो इसलिए मान लीजिए 1850 से 1900 बच्चे डीबी के लिए बुलाए जाएंगे, और डीबी एक वीक में कंप्लीट हो सकता है, जैसा कि इसमें मैंने लिखा है। डीबी के कंपल्सन के बाद में फिर क्या होगा कि फाइनल रिजल्ट आना होगा, और वो अक्टूबर के लास्ट वीक के आसपास एक्सपेक्टेड है मेरे अनुमान के अनुसार। और जिस तरह से चल रही है सारी गतिविधि, उस हिसाब से भी आप कह सकते हैं। आंसर की कब आएगी, अगर आपका सवाल हो, तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है कि आंसर की जून 18 के बाद कभी भी आ सकती है। जून 18 के पहले बहुत कम ही संभावना है, सीधी सी बात, इसलिए कि अभी आयोग बड़े प्रायोरिटी बेसिस पे करा रहा है डीबी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसका, एनएम वाली वैकेंसी का, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, और उसका रिजल्ट भी इसी जून के लास्ट वीक तक घोषित हो जाने की पूरी संभावना है। तो जून 18 के बाद में ये आंसर की वगैरह सब बना रखा होगा, बस एक नोटिस निकाल के उसे देना है। लेकिन अब वो उम्मीद यही रखें कि जून 18 के बाद ही आना है आपका आंसर की, और उसके बाद में जून के लास्ट वीक तक ही आपकी आ जानी है रिवाइज आंसर की। और रिवाइज आंसर की जहाँ आ गई, उसके बाद में रिजल्ट आपका किसी भी टाइम डीबी का घोषित किया जा सकता है, क्योंकि 52-55 कॉपियाँ चेक करने के लिए रिवाइज आंसर की के बाद आपकी कॉपी चेक होनी शुरू हो जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा 52-53 कॉपी चेक होने के लिए। तो वही जैसे हमने अनुमान लगाया कि हद से हद अगस्त फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के आसपास रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए डीबी के लिए। उसके बाद में जैसा कि मैंने इसमें लिखा है कि उसके बाद आयोग को रिजल्ट ही डिक्लेयर करने हैं जुलाई 15 तक। एटलीस्ट 3 फाइनल रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड है इसमें, जो अभी चल रहा है कि जूनियर असिस्टेंट वाला करेंगे, फिर लोअर वाला करेंगे, जूनियर इंजीनियर का भी रिजल्ट है पेंडिंग, कंप्यूटर असिस्टेंट का 3-4 रिजल्ट है इधर। और उसके बाद में फिर यही एसओ वगैरह का ही रहेगा कि आंसर की वगैरह देके इनका रिजल्ट घोषित करें। उसकी वजह है कि एप्लीकेंट बहुत कम है इसमें, इतनी कम कॉपियाँ चेक करनी है, तो जितना कम कॉपियाँ चेक करनी है उतना कम बवाल होता है। पोस्ट भी ज़्यादा होते हैं तो क्रेडिट इनके साथ जुड़ जाता है कि ज़्यादा वैकेंसीज हमने देखिए क्लियर कर दी, इतने बच्चों को नौकरी दे दी हमने। ज्वाइनिंग डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिपार्टमेंट को किस तरह से कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है। और मेरे अनुमान के हिसाब से जो महानिदेशालय परिवार कल्याण वाली वैकेंसी है, सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी वाली, उसकी ज्वाइनिंग सबसे पहले होगी। जैसा कि इस समय स्वास्थ्य महकमे में इतना तेज़ी के साथ भर्तियाँ उनकी क्लियर कराई जा रही हैं, उस हिसाब से कहा जा सकता है। अब और जो आप लोगों का एक बहुत ज़्यादा सवाल रहता है ना कि प्रेफरेंस कौन सा भरेंगे, क्योंकि 9 अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज थी। 9 में से 5 में तो मान लीजिए ठीक ठाक एम्पल वैकेंसी थी, बाकी 4 या 5 ऐसे डिपार्टमेंट थे जिसमें 2, 3, 4 ऐसे करके वैकेंसी थी। तो उनका बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी क्रम आपको भरना ही है। तो अगर आप प्रेफरेंस मुझसे पूछें तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हूँ आपको भरना चाहिए। लेकिन अगर मुझसे पूछें एकदम फोल्डली कि हाँ मुझे बताऊँ ही मैं, तो अर्थ एवं संख्या प्रभाग जो है उसमें जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी की वैकेंसी है 225 के आसपास वैकेंसी है। तो अगर आपके मार्क कुछ भी हों, और अगर आप मतलब ये चाहते हो ना कि लॉन्ग टर्म के बाद मुझे अपने एरिया में भी सर्व करने का मौका मिले, तो ये जो अर्थ एवं संख्या प्रभाग वाले जो होते हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इनकी तैनाती होती है ब्लॉक लेवल पे। तो 826 ब्लॉक हैं इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो इसमें किसी भी ब्लॉक में आपकी तैनाती हो सकती है। तो इनिशियल 3 साल के तैनाती के बाद में आप अगर कोशिश करें तो आपको अपने ब्लॉक में भी तैनाती मिल सकती है, या एटलीस्ट अपने जिले में मिल सकती है। तो होम सीकर्स के लिए भी एक बढ़िया है, डिपार्टमेंट भी बढ़िया है। इसका प्रमोशनल एस्पेक्ट के बारे में हमने खूब डिटेल में डिस्कस किया, बहुत अच्छा है, बहुत टाइमली प्रमोशन होता है डिपार्टमेंट के अंतर्गत। और जो जिस पोस्ट के लिए आपने भरा ना कि इसमें सहायक शोध अधिकारी की वैकेंसी थी और सहायक सांख्यिकी अधिकारी की वैकेंसी थी, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसो ही जानते हैं कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी। तो जो रियल एसेंस है सहायक सांख्यिकी अधिकारी का, कि आपको डेटा से, सांख्यिकीय आंकड़ों से जो डील करना है, तो वो काम सबसे सोल वे में जो आप करेंगे, वो इसी अर्थ एवं संख्या प्रभाग में अगर आप ऐसो होते हैं तो आप फील करेंगे उस चीज़ को।
काफ़ी जुड़े रहेंगे उस काम से, कहने का मतलब। तो उस हिसाब से अर्थ एवं संख्या प्रभाग सबसे शानदार है मेरे हिसाब से, और बाकी आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। और सबसे अंत में अगर आप मुझसे आप प्रेफरेंस पूछें तो सबसे अंत में जो जो मत्स्य वाला जो निदेशालय है ना, उसमें जो वैकेंसी है एसओ की, उसको आप डाल सकते हैं, बाकी आपकी जैसी मर्जी। और बीच में जो है वो कोई भी डाल दीजिए। बीच में ये भी जो मुख्य अभियंता के यहाँ है, लघु सिंचाई विभाग के यहाँ, उनके यहाँ वैकेंसी तो बहुत कम है, 60 शोध अधिकारी की वैकेंसी है, लेकिन उसको डाल सकते हैं। और उसके बाद में कोई मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो, इन सब के चक्करों में ना पढ़ना चाह रहा हो, तो जो ये वाला डिपार्टमेंट है उसका नाम, ये मैंने क्रम नहीं बताया है कि इस क्रम में आपको डालना है, मैं वहाँ लेके चलता हूँ आपको विज्ञापन पे, फिर बताता हूँ। तो यहाँ विज्ञापन आप देखें तो इसमें डिपार्टमेंट देखिए, महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये है। इसमें सहायक शोध अधिकारी की वैकेंसी है। फिर मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग, इसमें टोटल 1 वैकेंसी है, देख लीजिए, और वो भी अस्थायी नेचर की है। तो इसको तो प्रेफरेंस में बाद में रहने देना, सॉरी अभी मैंने इसको पहले ही कहा था, इसमें अस्थायी नेचर के तहत। वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, अस्थायी नेचर भी जो इसमें लिखा हुआ है ना, प्रोबेशन पीरियड की बात हो रही है, और अस्थायी नेचर वाली जो है उसमें प्रोबेशन तो होता ही है, सब में ही होता है, तो शायद प्रोबेशन के टाइम का कोई डिफरेंस हो, इसमें कम या ज़्यादा। बाकी यूपीडब्ल्यूएससी से वैकेंसी निकली, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वो वाला हिसाब किताब नहीं है, देर से देर सब वैकेंसी 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद में अस्थायी ही कर दी जानी है, इस बात से आप आश्वस्त रहिए। तो जब आप प्रेफरेंस भरना तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रख लेना, मे भी ये हो कि अस्थायी वालों में प्रोबेशन पीरियड ज़्यादा है, तो सबसे पहले जो अस्थायी प्रकृति की वैकेंसी डायरेक्ट उसमें लिखा हुआ है प्रेफरेंस में, सबसे पहले वही भरना। तो आप यहाँ आए, जिसका मैंने बताया था आपको, कौन सा बताया था, निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ वाला, ये देख लीजिए, सहायक सांख्यिकी अधिकारी। इसमें टोटल 225 वैकेंसीज हैं और पूरी तरह से अस्थायी प्रकृति है, तो पहला प्रेफरेंस आप यही भरिएगा। मेरे वो तो आपके हिसाब से होगा, आप जो चाहें, लेकिन मेरे हिसाब से, चूँकि जो मेरे हैं पड़ोस में भैया जी इसमें कार्यरत हैं, वो बताते हैं कि ठीक ठाक है, इसमें मतलब काफ़ी अच्छा है ये वाला डिपार्टमेंट सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए। उसके बाद में अगर कोई बाकी अगर देखा जाए तो जो महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा एवं बाह्य सहायतित वाला है, अगर किसी को ट्रांसफ़र वगैरह से बहुत ज़्यादा मतलब ना हो, मतलब एक ही जगह रह के पूरी पोस्टिंग कार्ड डालनी हो, तो इसमें भर दीजिएगा। ये हेडक्वार्टर में ही ज़्यादातर होते हैं, इसमें लखनऊ में ही आप बैठेंगे, जो नंबर 3 में लिखा हुआ ये, तो पूरी लाइफ आपकी लखनऊ में कट सकती है, मस्त एकदम। सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी का ये पद है, किसमें, महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत। हिंदी पढ़ते समय थोड़ा थोड़ा इधर का उधर हो जाता है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा शब्दों पे मत जाइएगा कि हिंदी ही नहीं पढ़ा जा रहा है, इसलिए बड़े बड़े शब्द होते हैं तो थोड़ा कभी कभी टाइम लग जाता है। एनीवे, और उसके बाद में फिर अगर जल्दी आपको मतलब जल्दी ज्वाइनिंग की वो है कि टीस है कि जितना जल्दी ज्वाइनिंग मिले, तो शायद जिस तरह से स्वास्थ्य महकमे में वैकेंसीज उनकी बहुत जल्दी क्लियर कराई जा रही हैं, तो ये तीसरे नंबर पे भर दीजिएगा, महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश। इसमें वैकेंसी भी खूब एम्पल है, 620 हैं, अस्थायी और अस्थायी दोनों तरह के पद हैं। तो एक सलाह आप मानिएगा जरूर से कि जो ये आप 9 तरह के पोस्ट है ना, इसमें जहाँ जहाँ अस्थायी लिखा हुआ है, तो जब आप प्रेफरेंस भरना वहाँ पे, वो तो डीबी का टाइम फिर से इससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे ही, लेकिन पहले भी जान लीजिए कि तो जब उसमें प्रेफरेंस आप भरिएगा, तो सबसे पहले उन पदों के लिए प्रेफरेंस या उन डिपार्टमेंट के लिए प्रेफरेंस भरिएगा जो पूरी तरह से अस्थायी नेचर के हैं, और अस्थायी वाला सबसे बाद में रखिएगा, वो कितने भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। तो सबसे पहले जो बस एक पहला और लास्ट वाला आप जान लीजिए कि पहला वाला सबसे पहले आप भर दीजिएगा निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग, और जो सबसे लास्ट में जो है, अगर मेरा मानना हो आपको, तो सबसे लास्ट में जो मतलब ये डिपार्टमेंट का बड़ा हेक्टिक सब कुछ हिसाब किताब है, वो है निदेशक मत्स्य उत्तर प्रदेश लखनऊ। इनके अंतर्गत जो है एसओ वाली वैकेंसी, इसमें थोड़ा है, कुछ दिक्कतें हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत थोड़े मोटे मात्रा में। तो इसके इधर अगर कहीं हो जाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो नौकरी तो आज के ज़माने में सब कुछ बहुत शानदार है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया प्रेफरेंस वाला हिसाब किताब, जिसमें मैंने पहला बता दिया। बाकी पहले के बाद तो आपका जो भी हो वो भर लीजिए, लेकिन पहला वाला जो अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उसका प्रमोशन हर एस्पेक्ट में बहुत शानदार है। चलिए, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है ये वीडियो इस वाला हम कंक्लूड करते हैं। इसमें हमने ये चर्चा की कि कब तक आपका डीबी के लिए रिजल्ट आ सकता है, और आंसर की देर क्यों हो रही है, और डीबी के बाद में फिर अंतिम चयन परिणाम कब तक आ सकता है, और किन किन डिपार्टमेंटों में कैसे कब ज्वाइनिंग का शेड्यूल हो सकता है इनका, और प्रेफरेंस में कौन सा पहले प्रेफरेंस पे डालें, कौन सा डिपार्टमेंट, मतलब इसमें पोस्ट तो सब या सहायक शोध अधिकारी है या सहायक सांख्यिकी अधिकारी है। तो पहले अगर प्रेफरेंस पे आप देखें कि इन दोनों में आपको कौन सा डालना है, तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी डालिए, सीधी सी बात। अब उसके बाद में फिर सहायक शोध अधिकारी डाल दीजिएगा, और उसके फिर आप कहेंगे कि इसमें डिपार्टमेंट वाला है हिसाब किताब, तो कौन सा डिपार्टमेंट पहले प्रेफरेंस में डालें। तो सबसे पहले अगर प्रेफरेंस डिपार्टमेंट वाला आपने पूछा, तो मैंने मल्टीपल टाइम ये बताया है कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसको पहले डालिएगा। तो उसमें कोई होम सीकर है तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग एक निश्चित समय के बाद मिलने की बिल्कुल संभावना है, क्योंकि हर ब्लॉक में एक अर्थ एवं संख्या प्रभाग के सहायक सांख्यिकी अधिकारी तैनात होते हैं। 824 ब्लॉक है, सारे 824 ब्लॉक में एक एक लगे हुए हैं। तो वहाँ 3 साल के इनिशियल सर्विस के बाद में आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत आराम है, और प्रमोशन हर एस्पेक्ट में बहुत शानदार है। तो मुझे लगता है कि कुछ काम की बातें इससे आप सीखे होंगे, और अगर सीखे हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। नहीं तो कुछ आपको चाहिए मॉडिफिकेशन वीडियोज़ में, तो जरूर कमेंट में लिखिए, और ध्यान रहे कि उस कमेंट की भाषा हमेशा मर्यादित हो। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।